है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8। इससे पहले मेरे चैनल पर क्लास 7 की वीडियोस और क्लास 6 की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं साइंस की। ठीक है, तो आप उन्हें जा कर के ज़रूर देखिएगा। जो भी बच्चा CTET और UPTET के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है इसके साथ ही एक न्यू अपडेट भी आई है। आज KVS और NVS की वैकेंसीज़ आने वाली हैं, है ना। तो जो बच्चे CTET और UPTET देने वाले हैं, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, वो तो ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो KVS और NVS वाले बच्चे हैं वो CTET उनके लिए पास होना कंपलसरी है। और प्राइमरी के लिए आपका फर्स्ट जो पेपर 1 है CTET का, वो पास होना कंपलसरी है PRT के लिए। और जो आपका TGT के लिए आपका या पेपर 1 और यहाँ पर पेपर 2 पास होना ज़रूरी है। और UPTET का KVS और NVS से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आप UP की जो वैकेंसी आती हैं, UP की वैकेंसी, उनमें ही क्या है अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अगर प्राइमरी की होती है तो आपको पहला पेपर पास करना होगा UPTET का। और अगर आपको जूनियर की वैकेंसी फिल करनी है तो आपको उसके लिए पेपर 2 आपका पास होना ज़रूरी है, जिसके लिए ये साइंस में आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ क्या है, अपनी तैयारी करते रहिए। जो भी बच्चों का इस बार फर्स्ट टाइम आपका एग्ज़ाम है CTET और UPTET का, वो इस बार पहली बार में ही अपना पेपर पास कर ले, जिससे कि जब नेक्स्ट टाइम KVS की या UP में कोई भी वैकेंसी आती है तो आप उसको क्या है क्लियर कर सके, क्योंकि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होगी कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्या है, आपने पहले ही CTET और UPTET कर लिया होगा, तो आप क्या है कि जो वैकेंसी का फॉर्म है उसे भी फिल कर पाएंगे। और फर्स्ट अटैम्प्ट में होपफुली वो भी क्लियर होगा जब आप लोग अच्छे से उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ जनरल बातें। और इसके अलावा अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो पहली लाइन यहाँ पर दी गई है कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे चींटी बहुत छोटी होती है बट आप उसे देख सकते हैं अपनी आंखों से, बट उससे भी छोटे बहुत सारे जीव होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे कि हमारे वर्षा ऋतु में क्या होती है कि जो सीलन वगैरह की वजह से ब्रेड पर रोटी लग जाती है या फिर फफूंद लग जाती है, ये सब क्या है आपके सूक्ष्म जीव में आते हैं। मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा ही नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं आपके मिट्टी पानी में उपस्थित होते हैं, और इन्हें क्या है बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है और आवर्धक लेंस की सहायता से ही देखा जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसके बाद है सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं आपके, वो इन्हें हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चित्र है हमारा 2.1 से 2.4 तक। देखो यहाँ पर एक जीवाणु स्पाइरल जीवाणु है जिसकी आकृति कुछ इस तरह की होती है। ये दूसरा जीवाणु है छड़नुमा, और इसके बाद हमारा शैवाल है क्लेमाइडोमोनास। दूसरा शैवाल है स्पाइरोगायरा। यहाँ पर ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल दिए गए हैं, अमीबा और पैरामीशियम। इसके बाद है आपका कवक के एग्जाम्पल हैं राइजोपस, जो कि ब्रेड मोल्ड पर होता है, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ये आपके क्या हैं, ये आपके जो जीवाणु होते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार हैं। और प्रकार में कौन कुछ तरह के मतलब जीव होते हैं उनको बताया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है, जो मैंने एग्जाम्पल नीचे यहाँ पर पढ़े हैं, तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये एज इट इज़ पूछे जाते हैं कि स्पाइरल
ये छड़नुमा जीवाणु जो होते हैं वो किसका उदाहरण है, तो वो जीवाणु में आते हैं। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि जो जीवाणु होते हैं वो स्पायरल और छड़नुमा मतलब किस प्रकार के सूक्ष्मजीव में आते हैं। वो जीवाणु होते हैं जो स्पायरल और छड़नुमा आकार के होते हैं। इसके बाद है विषाणु वायरस भी सूक्ष्म होते हैं परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न हैं। तो एक कैटेगरी होती है हमारे विषाणुओं की। तो ये जो है थोड़े क्या होते हैं, सूक्ष्म जो ये वाले हैं जीवाणु और कवक प्रोटोजोआ हैं, इनसे क्या है थोड़े अलग होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये हवा में या इस तरह से ही प्रेजेंट हैं बट लेकिन जब तक इनको कोई ऐसी बॉडी नहीं मिलेगी जो मतलब जीवित हो, कोई जीवित कोशिका में जब तक ये एंटर नहीं करेंगे तब तक ही क्या है ऐसे मतलब मृत अवस्था में है। पर जैसे ही क्या है ये किसी ऐसी बॉडी में एंटर करेंगे जहाँ पर इनको जीवन दिखेगा तो ये क्या है तुरंत ही उसमें मतलब एंटर करने के बाद अपने जीवन में क्या है गुणन करने लग जाते हैं, मतलब मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं और उनकी जो है तादाद बढ़ जाती है। जैसे कि आपने कोरोना अभी हमारा क्या था, एक वायरस था। तो कोरोना क्या था, जिस भी बॉडी में जा रहा था बहुत तेज़ी से फैल रहा था, उनके जो लंग्स थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहे थे। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो बहुत जल्दी से स्पीड में वो क्या था लंग्स में फैल जाता था। इसके बाद है कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। तो जो हमारा जुकाम और जो इन्फ्लुएंजा फ्लू होते हैं या जो खांसी भी होती है वो किसके द्वारा होती है, विषाणुओं के द्वारा होती है। इससे अलग पोलियो और खसरा भी क्या है आपके विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इसके बाद है अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तो ये जो लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है सूक्ष्मजीव के वर्ग से लेकर के और इनके प्रकार जो इनकी मतलब किस तरह के जीव इनमें पाए जाते हैं, ये सारा ही पार्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिल सकता है ना। तो यहाँ एक एक क्वेश्चन आपका बनता है क्या कि जो आपके सूक्ष्मजीव होंगे वो उनके प्रकार पूछ लिए जाएंगे, सूक्ष्मजीव के प्रकार, ये क्वेश्चन ये बन के आ सकता है। दूसरा जो प्रकार होते हैं जैसे आपके कवक हो गए, जीवाणु हो गए, इनके अंदर के पूछ लिए जाएंगे कि इनके एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाएंगे कि एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। यह पूछ लिया जाएगा कि इनका आकार किस तरह का होता है। तीसरा ये पूछा जाएगा कि जो आपके रोग होते हैं वो कौन सी बीमारी किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से हो सकती है, ये वहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पोलियो, खसरा, इन्फ्लुएंजा, जुकाम ये आपके किससे होते हैं, विषाणु से होते हैं। अतिसार और जो मलेरिया होता है ये किससे होता है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड और क्षय रोग टीबी किससे होते हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार क्या होता है कन्फ्यूज़न भी होता है। तो कन्फ्यूज़न ना हो करके ध्यान से पढ़ करके क्या है हम अपने आंसर को सही कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा और आप इनकी जो चित्र हैं उन्हें भी अच्छे से देख सकते हैं जिससे आपके माइंड में ये बैठ जाएं कि किस तरह से ये दिखते हैं। दिखने से हम क्या होता है चीज़ें हमें अच्छे से पता चल जाती है और समझ में आ जाती हैं। इसके बाद ये जो आप देख रहे हो चित्र, ये क्या है, विषाणु का चित्र है कि विषाणु इस तरीके से देखे जाते हैं जब हम किसी सूक्ष्मदर्शी से उसको देखते हैं। इसके बाद है सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्मजीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। तो जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो आपके एक कोशिक भी हो सकते हैं और क्या है बहुकोशिक भी हो सकते हैं। एक कोशिका में कौन से आएंगे, जीवाणु और कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ। बहुकोशिकी में हो सकते हैं शैवाल एवं कवक। तो कुछ शैवाल हमारे बहुकोशिक भी होते हैं और एक कोशिक भी होते हैं और कवक हमारे किस में आते हैं, आपके बहुकोशिक में आते हैं। यह बर्फीले शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं।
तो यहाँ पे यहाँ जो जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं, यहाँ से किसी भी तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि पहला ये है कि सूक्ष्मजीव के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है, या सूक्ष्मजीव के बारे में इनमें से कौन सा सही है। कुछ इस तरह का प्रश्न बन के आएगा और उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यह बर्फीली शीट से उष्ण परिस्थिति में रह सकते हैं, मरुस्थल एवं दल में नहीं रह सकते, मनुष्य या जंतुओं में रह सकते हैं। तो जो क्वेश्चन इसमें से गलत होगा, मतलब ऑप्शन क्वेश्चन का कि मरुस्थल दलदल में नहीं रहते जबकि रहते हैं, वहाँ पर भी पाए जाते हैं, तो वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसमें छोटी छोटी लाइनों का भी क्या है याद रखना है, क्योंकि एज इट इज़ स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ से बन करके आते हैं। और जो अमीबा आपका सूक्ष्मजीव होता है ये क्या है, अकेले रह सकता है। ठीक है, और जबकि जो कवक और जो जीवाणु होते हैं ये क्या है, आपके समूह में रहते हैं। इसके बाद है सूक्ष्मजीव और हम। सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसके बाद है मित्रवत सूक्ष्म जीव। तो जो जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं वो कौन कौन से हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। तो जो अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं उनका प्रयोग हम दही, ब्रेड और केक बनाने में करते हैं। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। तो जो अल्कोहल बनती है उसमें भी क्या है, सूक्ष्म जीवों का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसको सड़ाया जाता है। जो भी जिस भी चीज़ से अल्कोहल बननी होती है, सड़ाने के बाद क्या है उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको सड़ाते हैं और क्या है बाद में वो हमारी अल्कोहल बन करके तैयार हो जाती है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो जो जीवाणु होते हैं हमारे, वो क्या है कि जो हमारे घर की छिलके वगैरह होते हैं, कोई जंतु होते हैं, तो उनका अपघटन करने में क्या है वो हेल्प करते हैं। दूसरा, औषधि उत्पादन में और कृषि की जो मृदा में उर्वरता की वृद्धि में भी क्या है वो हेल्प करती हैं, जिससे कि जो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो वो प्रक्रिया है उसको क्या है तेज कर देते हैं। इसके बाद है दही एवं ब्रेड का बनाना। जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। तो आपको पता ही होगा कि अब जीवाणु जो होते हैं वो लैक्टोबैसिलस आपका एक जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस बैसिलस, ये आपका एक जीवाणु होता है जो दही से क्या है दूध से दही में कन्वर्ट कर देता है उसको। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इन्हें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख हैं। देखो यहाँ पर दे दिया ना इसका नाम। जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज़, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। तो जैसे आप भी समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप घर में बहुत सारी चीज़ें आजकल बनाते हैं हम लोग, जैसे दही का तो आपको पता ही है कि लैक्टोबैसिलस का यूज़ होता है। और जैसे मान लो हमें इडली वगैरह बनानी होती है, भटूरे बनाने होते हैं, तो उसमें खमीर जो होता है, ईस्ट हमें लाने का जो ईस्ट होता है ये भी हमारा क्या है एक तरह का सूक्ष्म जीव ही है, जिसमें हम क्या है केक वगैरह में जो स्पंज बनाते हैं मैदा से, या इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है हमारे सूक्ष्मजीवी हैं जो काम करते हैं। और हम अपने दिनचर्या में भी या फिर हमारे किचन में भी इनका काफ़ी यूज़ होता है। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली डोसा बनता है। देखो बिल्कुल सेम वे बोली गई है कि जो जीवाणु होते हैं वो ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायता करती हैं। तो जो जीवाणु और कीस्ट होंगे, अगर आप जैसे आप कई बार क्या होता है बनाते हैं, आप बाज़ार से एक सूखा ईस्ट आता है, उसको थोड़े से गर्म पानी में डाल देते हैं और उससे क्या है आटा को जब आप गूँथते हैं तो कुछ 1-2 घंटे रखने के बाद क्या है वो फूल जाता है आटा। तो वो किस वजह से फूला है, जीवाणु और ईस्ट की वजह से। और उसके बाद क्या है आप उससे प्रॉपर अच्छे खासे टेस्टी इडली डोसा बना सकते हैं। एक बर्तन में 1/2 किलोग्राम आटा और मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाइए।
इसमें थोड़ी मात्रा में 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथिए। 2 घंटे बाद देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, ईस्ट पाउडर के साथ मैदा लिया था, और खमीर क्या है इसमें बाद में ऐसे उठ जाता है, तो ये ऐसे दिखाई देती है। ठीक है। इसके बाद ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। तो जो ईस्ट होता है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो जिससे क्या है, तो जो गैस के जो बुलबुले होते हैं वो क्या करते हैं, उस मैदे का आयतन को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे आटे में खमीर उठ जाता है, और हम क्या है फिर उसको बाद में अपने मतलब काम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ब्रेड हो, पेस्ट्री हो या केक हो। इसके बाद है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो जो वाणिज्यिक यानी कि अगर आप ये देखेंगे कि जो आपका एक मिनट रुकिए। तो जो आप ये देखेंगे कि बड़े लेवल पर जैसे कि जो शराब वगैरह बनती हैं वो अब घर में तो नहीं बनाई जाती, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जहाँ पर शराब का जो है तैयार की जाती है। तो वहाँ पर क्या है, इन्हीं सूक्ष्म जीवों की हेल्प से क्या है वहाँ पर वो सब चीज़ें प्राप्त की जाती हैं। और इसके अलावा क्या है कि जो हमारी गेहूँ, चावल और फलों में के जो रस में प्राकृतिक शर्करा में जो ईस्ट होती है उसी के द्वारा क्या है ये हमारा जो क्रिया है वो संपन्न होती है। इसके बाद यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है कि 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए, आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। 4 से 5 घंटे के बाद उष्ण स्थान पर रखिए। अब विलयन को सूंघकर देखिए। तो अब इसमें हमने क्या करा कि हमने पानी लिया था, चीनी को डाला था और ईस्ट पाउडर डाला था, और थोड़ी देर बाद हम उसमें क्या देखते हैं, यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह क्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। तो अगेन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंट हो जाता है वो, तो उस क्रिया को हम फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। इसके बाद है, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ पर सीटेट से और यूपीटेट में भी कि लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। तो किण्वन की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने किस सन में, 1857 में। देखो सन तो इतना नहीं आएगा, बट हाँ ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, किण्वन की खोज की थी। इसके बाद है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। तो जब बीमार पड़ते हैं हम तो आपको डॉक्टर क्या देता है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का प्रतिजैविक है। और क्या करता है ये कि बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे शरीर में उनको नष्ट कर देता है, उनकी वृद्धि को रोक देता है। इस प्रकार की जो औषधि है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। तो आप देख रहे होंगे कि जब हमें खांसी, जुकाम, बुखार मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं या एंटी मतलब बैक्टीरियल कोई हमें डिजीज़ हो जा रही है तो हम इस तरह की मेडिसिन का वहाँ पर यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या है कि हमारे शरीर में जो पहले से पनप रहे बुरे जीवाणु हैं वो उनको ख़त्म कर सके। एंटी का मतलब ही यहाँ पर यही होता है कि वो उसके एंटी है ना। इसके बाद है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशेष प्रकार की सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग लाते हैं।
तो क्या होता है कि जो जो ये आपकी एंटीबायोटिक या एंटी फंगल कोई भी चीज़ बनती है वो उसी जीव की से बनाई जाती है, मतलब उस पर काफ़ी सारी रिसर्च करके और उसके जो मतलब इस तरह की उसमें एंटीबॉडी मतलब ढूंढ ली जाती है जो उस जो जो जीव है वो उस पर क्या है उसके उससे ज़्यादा स्ट्रोंग हो। तो मान लो, तो जो ज़्यादा स्ट्रोंग है अगर और जो कम स्ट्रोंग है, ये कम है ये ज़्यादा है, अगर हम कहेंगे कि जाओ भाई इसको इससे जाके के लड़ो क्योंकि ये कम स्ट्रोंग है, तो क्या होगा कि फिर वो उसे पनपने नहीं देगा और वहीं के वहीं उसे ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि एंटीबायोटिक एंटी फंगल्स क्या है बनाई जाती हैं। इसके बाद है आपका सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद की से पेनिसिलिन बनाई गई। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जो पेनिसिलिन जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और जो आपकी जो किण्वन का प्रोसेस था वो किसके द्वारा मतलब उसकी खोज की गई थी किण्वन की, वो लुईस पाश्चर के द्वारा की गई थी। और पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के। बस यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। अगर जो भी कोई नोट्स बना रहा है, ये इतनी सारी चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए पढ़ाती हूँ जिससे कि आप चीज़ों को ठीक से रिलेट कर पाएँ। डायरेक्टली बिल्कुल हम पढ़ेंगे तो वो एक रटाफिकेशन हो जाएगा, बट हमें रटाफिकेशन नहीं करना है, हमें चीज़ों को समझ के करना है। मैं समझ सकती हूँ कि ये चीज़ें बच्चों को पढ़ाने के तरीके के हिसाब से है, बट लेकिन अभी हमें भी एक बच्चे के जैसे ही पढ़ना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो नॉलेज है वो अच्छी तरह से हमारे माइंड में बनी रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें भी क्या है बच्चा बनना पड़ेगा और उन्हीं की तरह से चीज़ों को समझना और पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर बहुत से अगर किसी भी को भी ये लग रहा होगा कि अरे यहाँ तो ये बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं एक एक लाइन को पढ़ते हुए, तो अगर कि ऐसा तो नहीं होता, एग्ज़ाम में नहीं आता। हाँ बिल्कुल एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं आता है, पर लेकिन हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारे माइंड में बनी रहे, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें ऐसे ही पढ़ना होगा, है ना। नहीं तो वो क्या होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की पेनिसिलिन की, आपकी बाद की चीज़ें रह जाती हैं। जो बच्चे मैं देखो पढ़ने के लिए तो मैं सब पढ़ रही हूँ, बट आपको इतना कुछ नहीं लिखना है। तो जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज ली थी। बस यहाँ पर ये 2-3 शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी का यहाँ पर कुछ नहीं है। ये यहाँ तक ये चीज़ें हुई कैसे हैं, तो ये रिलेट करने के लिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पर सारी पढ़ी हैं और हाईलाइट की हुई हैं, जिससे कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। इसके बाद पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीव का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सिर्फ आपके ह्यूमंस को चाहिए होते हैं, इसके अलावा जो आपके एनिमल्स होते हैं, है ना, और इवन प्लांट्स भी जो होते हैं उन्हें भी क्या होती है, अगर कोई बैक्टीरियल बीमारी होती है तो वहाँ पर भी क्या है हम एंटी बैक्टीरियल का यूज़ करेंगे उनको रोकने के लिए। इसके बाद है यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन आए कि सर्दी जुकाम में प्रतिजैविक का प्रयोग होता है, नहीं, वहाँ पर प्रतिजैविक का यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो विषाणु द्वारा हो सकती है, तो एंटी वायरल होगी वो, मतलब वायरस के अपोजिट में जो काम करेगा उसी से बनी हुई दवा होगी वही यूज़ होगी। प्रतिजैविक तो जो आपके जीवाणु द्वारा कोई बीमारी होगी वहाँ पर यूज़ की जाएगी, है ना। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप बीमार नहीं हैं तो क्या है, बीमार नहीं है तो आपको बिना वजह दवाई नहीं खानी है, क्योंकि जब आप बीमार पड़ेंगे तो जब आप पड़ेंगे तो उस समय क्या होगा कि वो जो बीमारी होगी वो ठीक नहीं हो पाएगी। वो जो आपके एंटी बैक्टीरियाज हैं वो उस समय अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगे, और साथ ही क्या है जो आपके अच्छे बैक्टीरिया हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे आपकी बॉडी में। ठीक है। इसके बाद है जब रोग
कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। तो जब हमारे शरीर में क्या होता है कि कोई भी रोग हो जाता है, रोग कारक होते हैं, तो हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षी उत्पन्न होता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि अगर मान लो हमें कोई बीमारी हुई है, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या है बचपन में ही कई टीके लगा दिए जाते हैं, है ना। वो टीके यानी कि वैक्सीनेशन कर दिया जाता है। उनका जो वैक्सीनेशन होता है वो एक तरह से क्या होता है कि आपके शरीर में पहले से ही कुछ प्रतिरक्षी या छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं उनको डाला जा रहा होता है। वो क्यों? क्योंकि मान लो समय आने पर कोई बच्चा बीमार पड़ता है, अगर बीमार पड़ता है तो बीमारी के समय क्या है वो प्रतिरक्षी तंत्र जो है वहाँ पर काम आता है और उन जो बेकार जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें होपफुली समझ में आई होंगी। इसके बाद है इस प्रकार टीका वैक्सीन का कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। तो ये सारी वो वैक्सीन होती हैं जिन बीमारियों से बचने के लिए बच्चों में लगाया जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। अगेन दूसरा यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, कौन की एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? चेचक के टीके की। तो अभी तक हमारे 3 साइंटिस्ट हो चुके हैं। पहले हो चुके हैं हमारे लुई पास्चर, ठीक है, मैं आपको रिवीजन भी करवा देती हूँ। दूसरे थे हमारे आपके वो फ्लेमिंग करके थे, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तीसरे हैं आपके एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? किण्वन की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की। और एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? चेचक के टीके की। चेचक का टीका, 1 मिनट रुकेगा। तो लुई पास्चर ने किसकी खोज की? किण्वन की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से साइंटिस्ट के लिए बन गए हैं। इसके बाद है पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। जो पोलियो ड्रॉप दी जाती है वो क्या है? एक आपकी वैक्सीन होती है जो ओरल वैक्सीन में आती है। किस में? ओरल में। क्यों? क्योंकि यह आपकी मुंह से दी जाती है ना, मुंह को मतलब आ करके जब वो ड्रॉप्स को क्या है आपके मुंह में डाला जाता है। तो ये क्या है? एक तरह की ओरल वैक्सीन है। और पोलियो किस तरह की बीमारी होती है? ये आपकी वायरस वाली बीमारी होती है, वायरस वाली बीमारी होती है ये आपकी। अब ठीक है। इसके बाद है मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। तो जो क्या होते हैं कि कुछ जीवाणु और जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं? वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है उसका क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं, जो हमारी मृदा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उसकी उर्वरता को क्या है? बढ़ाती है। तो और इन्हें हम क्या कहते हैं? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, इनके चित्र दिखाए गए हैं। और इसके बाद है आपका
सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करते हैं और उन्हें वापस से सरल पदार्थ में या मृदा में क्या है दोबारा से मिला दिया जाता है, जो पौधों और जंतुओं के लिए क्या है पुनः उपयोगी बन जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो हमारे शरीर के साथ साथ भी क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे हानिकारक सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। तो अभी तक हमने मित्र जो हमारे सूक्ष्म जीव थे उनके बारे में पढ़ा, और अब है हमारे क्या ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे क्या करते हैं कि भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोग के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। तो कुछ देखो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो अगर मान लो किसी को आपके घर में क्या होता है, जुकाम होता है, ठीक है, तो जुकाम होने के बाद में क्या हो जाता है कि जब अगर परिवार में किसी एक सदस्य को, तो फैमिली में 5 पर्सन हैं, तो सबको क्या है, वो जब तक नहीं हो जाएगा तब तक क्या है उसको चैन नहीं मिलेगा, मतलब उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को चैन नहीं मिलेगा कि नहीं अभी तो ऐसे थोड़ी मैं जाऊंगा, अभी तो मैं इन सबको अच्छे खासे दुख दर्द जुकाम वाले दे कर के जाऊंगा। तो ऐसे जो मतलब बीमारी जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को फैल सकती है, ऐसी बीमारी को हम कहते हैं संचरणीय रोग। क्या कहते हैं हम ऐसे बीमारी को? संचरणीय रोग कहती हैं। और उसके अंदर आते हैं आपके हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग। तो ये सब आपके क्या है, संचरणीय रोग हैं। सपोज कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है और उसे बीमारी हो गई है आपके पथरी की, है ना, पथरी हो जाती है, आपकी किडनी स्टोन या आपकी गोल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, तो वो व्यक्ति बीमार हैं, बट घर में जो 5 लोग रह रहे हैं, तो क्या वो उनको वो रोग हो जाएगा उसके पास बैठने से, या उसके हाथ टच करने से, या उसके पास उससे बातें करने से? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का असंचरणीय रोग है। कैसा रोग है? असंचरणीय रोग। तो ऐसे रोग या नॉन कॉन्टेजिनियस हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको। तो जो रोग किसी के छूने से, बैठने से, उसके पास आने से, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्टेजिनियस रोग कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल ये हैं, और एग्जाम्पल आते हैं कि इनमें से, निम्न में से कौन सी जो विकल्प है जो आपके संचरणीय रोग के उदाहरण हैं। तो उसमें अलग अलग दे देंगे, कोई अदर बीमारी दे देंगे उसमें डाल के, और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो अगर आपको पता होगा कि कॉन्टेजिनस बीमारी कैसी होती है, कैसे फैलती हैं, और कौन कौन से उसके एग्जाम्पल हैं, तो आप ये अच्छे से लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी दे रखा है, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बिंदुओं के साथ हजारों रोगकारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ दी जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीव के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी का इसका एक उदाहरण है। तो कुछ हमारे मतलब जीवों के अलावा भी हमारे क्या होते हैं, कुछ रोगवाहक भी होते हैं। जैसे कि क्या है, हमारी घरेलू मक्खी है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणुओं का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए, है ना। तो कई बार क्या होता है, जब हमारे घर में हमारी पेरेंट्स, हमारी मम्मियाँ, हम खुद भी खाना बनाते हैं तो हमेशा खाना हम क्या है, ढक कर के रखते हैं, जिससे कि क्या हो जाए कि जो मक्खी मच्छर हैं, जो बाहर के गंदे जीव हैं, उस पर आकर के ना बैठे। क्योंकि वो बाहर किसी भी कूड़े या गंदी जगह पर बैठेंगे, अगर वो वापस से हमारे खाने पर बैठेंगे तो हमें किसी भी तरह का कोई रोग हो सकता है। तो इस तरह के उदाहरण हैं जैसे मादा
एनाफ्लीज मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आता है, और ये इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर जो है कि जो आपका मलेरिया परजीवी है वो मच्छर जिसमें क्या है प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और जो डेंगू मच्छर का जो वायरस है, जो डेंगू मच्छर है वो किसकी वजह से होता है, एडिस मच्छर की वजह से, मादा एडिस, है ना। क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है नर एडिस या मादा एडिस, तो आपका आंसर होगा क्या, मादा एडिस। कि मादा एडिस होगी क्योंकि जो मदर होती है वो अपने बच्चे को मतलब पालने के लिए क्या है खून चूसती है, खून पीती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये बीमारी भी होती है इसी की वजह से होती है ना। इसके बाद है, अब इसका नियंत्रण कैसे होगा, देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मच्छर दिखाया हुआ है, मादा एनाफिलीज मच्छर, देखो कैसी दिखती है देखने में, ऐसी बड़ा सा मच्छर होती है, ये बड़ी बड़ी इसकी टांगे होती हैं, है ना, आप देख सकते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र नहीं होने दें। तो आपने देखा ही होगा जनरली कि जहाँ पर भी कहीं पानी इकट्ठा हुआ रहता है उसके ऊपर क्या है मच्छर बैठे रहते हैं, और यही कारण है जिसकी वजह से क्या है वहाँ पर मच्छर अधिक से अधिक पनप जाते हैं। तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, अपने घर में या घर के आसपास क्या है पानी को भरे हुए नहीं रहने देना है, जिससे कि मलेरिया और मच्छरों द्वारा होने वाली और कोई बीमारी क्या है हम तक ना आ सके। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक टेबल दी गई है, और ये टेबल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और आपको ईजिली क्या है यहाँ से चीज़ें याद हो भी सकती हैं, है ना। आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि एक तरह से यहाँ पर सार दे दिया गया है जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था, सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, किस द्वारा वो फैलते हैं, और उनसे कैसे बचाव किए जा सकते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, मानव रोग। मानव रोग कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि क्षय रोग है, खसरा है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है। तो क्षय रोग हमारा किससे होता है, जीवाणु से। किससे फैलता है, वायु के द्वारा। ऐसे ही खसरा होता है हमारा वायरस से। किससे फैलता है, वायु से। चिकन पॉक्स भी वायरस होता है, पोलियो भी वायरस से होता है, और ये वायु से, और ये भी वायु या जल से होता है। और ये कैसे, इसके बचाव कैसे किया जा सकता है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हैजा और टाइफाइड। ये दोनों ही बीमारी हमारी किससे होती है, जीवाणुओं से होती हैं, पर जो हैजा होता है हमारा जल या भोजन से हो सकता है, दोनों से। और जो जीवाणु जो है टाइफाइड है वो हमारा किससे होता है, जल से होता है। और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण इसका क्या है, समाधान है। इसके बाद आता है आपका हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होता है, आपका वायरस की वजह से होता है, और ये वायरस आपको कहाँ पर मिलेगा, जल के अंदर मिलेगा। जल में होने, जल हम मान लो जिस जल के अंदर ये वायरस पाया जाएगा और उस जल को किसी व्यक्ति ने पिया तो उसे हेपेटाइटिस रोग हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, उबले हुए पेयजल का प्रयोग और टीकाकरण। तो देखो आपने कई बार ये चीज़ नोटिस भी करी होंगी कि कई बार आपको ऐसी सलाह दी जाती है कि आरओ या फिल्टर का पानी ही पीना चाहिए, आरओ का या फिल्टर का पानी, या फिर पानी को बॉईल करके पीना चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लो पानी के अंदर उपस्थित कोई भी ऐसे सूक्ष्म जीव होंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, तो वो इस प्रोसेस से आने के बाद में क्या है मर जाएंगे, और हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है आपका मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, आपका प्रोटोजोआ से होता है, और इसका वाहक कौन है, मच्छर है। और इसका से हम बचाव कैसे कर सकते हैं, मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना क्या है, इसका बचाव है। तो आपने अच्छे से टेबल को देख लिया होगा, एक बार और अच्छे से देख लीजिए इस टेबल को, कौन कौन से यहाँ पर रोग हमें दिए गए हैं, और किस किस कौन कौन से इसके वाहक हैं, किस किस के ये द्वारा होते हैं, और मतलब तरीका क्या हो सकता है कि ये जीवाणु है तो कहाँ पर उपस्थित होगा जिसकी वजह से वो हमारे शरीर में आ सकता है, और इनसे क्या बचाव हमारे हो सकते हैं। ठीक है। तो ये टेबल हमारी पूरी हो गई। होपफुली यहाँ से चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो पाई होंगी। इसके बाद है आपका जंतुओं में रोगकारक जीवाणु।
अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयावह रोग है, जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। तो जो एंथ्रेक्स रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। दूसरा है मनुष्य और मवेशी दोनों में हो सकता है। तीसरा, जो खुर और जो मुंह में का जो रोग होता है वो किसके द्वारा होते हैं? वायरस के द्वारा होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगेन हमारे और फोर्थ साइंटिस्ट आ चुके हैं, रॉबर्ट कोच। उन्होंने क्या किया था? 1876 में बैसिलस एंथ्रेक्सिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? एंथ्रेक्स रोग की खोज की थी। उसका पता लगाया था कि ये जीवाणु से होता है। ठीक है। तो उनके साथ साथ जो ऊपर हमने पढ़े थे साइंटिस्ट, उनके साथ हमें इनका भी क्या रखना है? ध्यान रखना है कि इन्होंने किसका पता लगाया था। इसके बाद आता है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तो अगर मान लो कोई फसल अगर किसी की लगी है, पूरी जमा पूंजी उस फसल में उसने लगा दी है, बट उसमें कोई रोग लग गया है, तो पूरी फसल क्या है? खराब हो जाएगी उस रोग की वजह से। तो ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? फसल को भी नहीं छोड़ते हैं। तो कुछ यहाँ पर हमारे क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोग दिए गए हैं। तो जैसे कि नींबू में कौन सा होगा? नींबू कैंकर किसके द्वारा होगा? जीवाणु के द्वारा। कैसे होता है? वायु के द्वारा होता है। गेहूं की रस्ट होगी कवक से, किसके द्वारा होगी? वायु एवं बीज से। भिंडी की पीत में किसकी वजह से होगा रोग? वायरस की वजह से। और उसका वाहक कौन होगा? कीट होगा। तो ये याद रखने हैं और यहाँ से सीटेट क्वेश्चन पूछता ही है मैचिंग के रूप में, और आपके मतलब या फिर स्टेटमेंट बेस के रूप में कि नींबू, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, नींबू कैंकर रोग कवक द्वारा होता है या गेहूं की रस। तो अगर आपको पता होगा कि नींबू कैंकर रोग तो जीवाणु द्वारा होता है, तो आप क्या है उसको गलत नहीं करेंगे। तो बहुत बार ध्यान कंफ्यूजन हो जाती है हमें कि कि अरे जीवाणु और कवक तो हमने पढ़ा था, अच्छा इसका ये तो नहीं होगा। पर नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो जिससे रोग उत्पन्न हो रहा है हमें उसका वही आंसर लगाना है। तो नींबू कैंकर किससे हो रहा है? जीवाणु से। गेहूं की रस्ट किससे हो रही है? कवक से। भिंडी की पीत किससे हो रही है? वायरस से हो रही है। ठीक है। इसके बाद आता है खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग। तो इसका तो वैसे आपको पता ही होगा क्या होता है कि जब हम कोई खाना, बेकार खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, वॉमिटिंग और हमें लूज मोशन भी हो जाते हैं। तो वो फूड पॉइजनिंग का ही मतलब फूड पॉइजनिंग की वजह से ही हमें हो जाती हैं चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है। तो क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे भोजन को खराब कर सकते हैं और उसमें विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, और जब हम उसे खाते हैं तो क्या हो जाता है? हमें बीमारी हो जाती है, अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मान लो अगर हमें फूड पॉइजनिंग अधिक ज़्यादा लेवल पर हो गई या हमने ध्यान नहीं दिया, तो वो बीमारी बढ़ के क्या है? हमारे शरीर में आ जाएगी और क्या होगा? हम मर भी सकते हैं। खुले एवं नम स्थानों पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि क्या होता है कि अगर जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अगर जो आम खरीदे हुए थे कई दिन तक वह उन्हें नहीं खा पाई थी तो वह सड़ गए थे। तो सड़ने के बाद क्या था? आम का अचार काफ़ी समय तक पर संदूषित नहीं होता है। देखो ये एक अलग चीज़ हो गई, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। कई बार क्या होता है, मान लो हमने कोई फल काट के रखा, मान लो कोई एप्पल है वो हमने ऐसे काट करके बीच में से रख दिया है, ठीक है। तो क्या होगा? तो ऊपर उसकी क्या है, थोड़े समय बाद क्या है, लेयरिंग आ जाएगी। और काफ़ी दिन अगर मतलब थोड़ी बहुत टाइम तो ठीक है, थोड़ी बहुत देर 15-20 मिनट तक ठीक है, बट लेकिन मान लो हमने उसको ज़्यादा देर तक ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो क्या होगा? उस पर बहुत सारे जो बैक्टीरिया हवा में प्रेजेंट होंगे वो उस पर आकर चिपक जाएंगे, और क्या है वो रखा हुआ क्या है, सड़ जाएगा, जिससे क्या है वो उससे हमें बाद में खाने पर क्या है कोई बीमारी हो सकती है। तो पहली बात तो यह है, कोई भी फल अगर हम काटते हैं तो हमें उसे तुरंत खाना चाहिए, उसे मतलब ऐसे ही नहीं रखना चाहिए काट करके। दूसरा, अगर हमने उसे काट कर खाया भी है, काट कर रखा भी है, तो क्या है उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, और जितनी भी देर के लिए रखना है उसे ढक करके रखना है, जिससे कि उस पर बाहर की जो बैक्टीरिया हैं उस पर ना आ सके।
इसके बाद यहाँ पर ये बात की गई है कि जो अचार वगैरह है वो क्यों नहीं ख़राब होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। तो नमक और खाद्य तेल जो होते हैं हमारे, वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए रोकने में हेल्प करते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजुएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड असामान्य परिरक्षक हैं। जैम स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। तो आप बाजार से कई सारी चीज़ें लाते हैं, जैम वगैरह, तो क्या होता है कि उनमें ये रसायन मिलाए जाते हैं, सोडियम बेंजुएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जैसे परिरक्षक, जिससे कि क्या है वो काफ़ी लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होते अगर हम उनको खुला भी रखते हैं। डिब्बे को मतलब सील पैकेट से बंद करके नॉर्मल बंद भी करेंगे तो भी वो ख़राब नहीं होंगे। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। तो जो नमक होता है वो हमारा काफ़ी जगह परिरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे मांस मछली होते हैं उनको लंबे समय तक रखने के लिए क्या करते हैं, उस पर नमक लगा देते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि आम और जो आंवले इमली वगैरह भी होती हैं, इनका परिरक्षण भी क्या है, उसमें नमक डाल करके हम उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। क्या है कि जो चीनी होती है ये भी परिरक्षण के रूप में काम करती है और क्या है, खाद्य पदार्थ में जो नमी में कमी करती है, जिसकी वजह से क्या है, जीवाणु में वृद्धि कम हो जाती है। इसके बाद है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है। तो जो तेल और सिरके का उपयोग किसमें किया जाता है, अचार में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल, सब्जी, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। तो तेल और सिरके का परिरक्षण भी के रूप में प्रयोग किया जाता है इन सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है। अब इसके बाद है गर्म एवं ठंडा करना। आपने अच्छा ये चीज़ आपने अपने घर में भी देखी होंगी। ये जो सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये जनरली आपने अपने घर में भी देखी होंगी कि हमारी जो मम्मियाँ होती हैं या हम लोग भी घर में जब काम करते हैं तो जब कोई अचार वगैरह बनाते हैं या कोई और चीज़ बनाते हैं तो किस तरह से हम इन चीज़ों को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एज ए परिरक्षण के रूप में। इसके बाद है गर्म एवं ठंडा करना। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। तो जो थैलियों का दूध होता है वो कैसा होता है, पाश्चुरीकृत होता है। तो क्या होता है कि इसमें पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो क्या था कि जो पाश्चुरीकरण में क्या होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है कि जो पाश्चुरीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और अचानक से फिर उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और वही क्या होता है, हमारा पाश्चुरीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर ये याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है, यूपी टेट और सी टेट में दोनों। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत फेवरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो डिजिट्स होती है ना ऊपर नीचे, तो जैसे 70 की जगह 50-60 कर देंगे, सेकंड की जगह मिनट या घंटे लिख देंगे, तो उससे क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो टेट वाले एग्ज़ाम्स के लिए थोड़े फेवरेट हो जाते हैं। तो ये क्या है, आपको थोड़े से ध्यान से पढ़ने हैं। इसके बाद है भंडारण एवं पैकेजिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं जिससे सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा होती है। तो जो मेवे और सब्जियां होती हैं वो वायुरोधी, आपने कई बार देखा होगा कि कई बार ऐसे ड्राई फ्रूट्स रखे होते हैं जिनकी क्या है, उस पैकेट बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं वो आपस में, और क्या है, पूरी हवा उससे बाहर कर दी जाती है। तो वायुरोधी होते हैं क्योंकि वायु में होने वाले जो आपके बैक्टीरिया होंगे वहाँ पर हो ही नहीं पाएंगे,
जब वो होंगे ही नहीं तो क्या है, वो चीज़ या सब्जी या फल जो भी होंगे, मेवे होंगे, क्या है, वो ख़राब नहीं हो पाएंगे। तो वायु रोधी जो पैकेट की क्या है, पैकेजिंग की जाती है। इसके बाद है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइजोबियम जीवाणु के लेग्यूम पौधों दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो जो राइजोबियम आपका जीवाणु होता है वो किस में पाया जाता है, लेग्यूम पौधे यानी कि दलहनी, जो आपकी दालें वगैरह होती हैं, ये जो आपके फली वाले जो पेड़ होते हैं उनमें पाया जाता है। और ये किस लिए काम आता है, आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहती हैं, जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। देखो, जो वायुमंडल में हमारी जो उसका परसेंटेज है नाइट्रोजन का, वो फिक्स है, क्या है, वो 78% हमारी जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में फिक्स है, उसको कमी ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो चाहे पेड़ पौधे हों, पेड़ पौधे जो है उस 78% नाइट्रोजन का ही यूज़ कर सकते हैं वायुमंडल में उपस्थित, पर वो डायरेक्टली उसको ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते। जो आपके लेग्यूम होते हैं, राइजोबियम जीवाणु होते हैं, उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या है, उसका स्थिरीकरण करते हैं, जिसे जो प्लांट्स होते हैं तब उसे मिट्टी के द्वारा क्या है, यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और इसके अलावा जो तड़ित यानी कि तड़ित का मतलब है जो आपकी बिजली वगैरह गिरती है उसकी वजह से भी क्या होता है, आपकी विद्युत नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसके बाद है आपका नाइट्रोजन चक्र। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है और लगभग कंप्लीट होने में ही है, पर क्योंकि चैप्टर थोड़े से बड़े हैं, यहाँ पर क्लास 8 है और चीज़ों को थोड़ा सा डीप में समझाना ज़रूरी है जिससे कि आपके माइंड तक चीज़ें पहुँचे। तो प्लीज़ थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाते हुए क्या है, आपको वीडियो को देखना है कि हमें पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इन चीज़ों को हमें पढ़ना होगा। और वीडियो को अगर आपको स्लो लगती है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेग्यूम पौधे की जड़ें हैं वो इस तरह से क्या है, यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे से नोट्स बने हुए रहते हैं, है ना। इसमें आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहे होंगे, तो वो क्या है, लेग्यूम होती हैं पौधों की जड़ में, ग्रंथिकाओं में। इसके बाद है नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठन है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होती है हमारी वायुमंडल से स्थिरीकरण उसका होता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं वायुमंडल में, जो नीले हरे शैवाल होते हैं आपके मिट्टी के अंदर पेड़ पौधों के में साथ में, तो उसका स्थिरीकरण करके क्या है, मिट्टी के उसके आवश्यक रूप में बना देते हैं। और इसके आगे है, पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो क्या है, ये इस तरह का चक्र चलता रहता है। शायद इस थोड़ी सी चीज़ें आपको ना क्लियर हो पाई होंगी। यहाँ पर चित्र दिया गया है इसका, किस तरीके से ये फ़र्क करता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। तो जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन है उसका यूज़ पहले कौन करेगा, पौधे करेंगे। पौधे करने के बाद फिर क्या होगा, जब पौधे उसका यूज़ कर लेंगे तो पौधों द्वारा वो कौन खाएगा, उन्हें जंतुओं को या इंसानों द्वारा खाया जाएगा। जब वो उसको खाएंगे तो उसका उत्सर्जन करने के बाद क्या होगा कि, या मृत्यु होने के बाद वो वापस से कहाँ पर आकर के मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है कि मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन है वो उसका यूज़ कौन कर रहा है, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जब गैसीय रूप में नाइट्रोजन परिवर्तित हो गई है तो वापस से वो कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी। जब वो वायुमंडल में जाएगी तो उसके बाद उसमें क्या होगा, जो वायुमंडल, यह जो नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होगा। जब दोबारा उनका स्थिरीकरण होगा, स्थिरीकरण होने के बाद में वापस से क्या होगा
कि जो जीवाणु होते हैं उसको नाइट्रोजनी यौगिकों में क्या है परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित होने के बाद में क्या होगा कि वो दोबारा से मिट्टी में क्या है यूज़ हो जाएगी और वापस से वही जो चक्र है शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी नाइट्रोजन जो मिट्टी में होती है वो ऐसे यूज़ होती है और जो वायुमंडल में चली जाती है वो इस चक्र द्वारा पूरी होती है। इसके साथ ही वायुमंडल में जो आपकी नाइट्रोजन होती है, एक तरीका तो ये हो गया कि जो नीले हरे शैवाल होते हैं उसका स्थिरीकरण कर रही हैं। दूसरा तरीका है जो तड़ित, जो मतलब आपकी बिजली वगैरह गिरती है तो उसमें क्या होगा कि जो तड़ित द्वारा जो नाइट्रोजन होगी वो उसका स्थिरीकरण करेंगे और डायरेक्टली क्या है वो मिट्टी में उसे डाल देंगे। मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जब हो जाएगा तो वो मिट्टी में पहुंच जाएगी और वापस से क्या है पौधे उसका यूज़ करने लगेंगे। होपफुली इस डायग्राम से आपको चीज़ें ठीक से समझ में आई होंगी कि नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है, जो उपयोग है वायुमंडल में कैसे होता है, कैसे वो मिट्टी में आ रही है, कैसे उसे पौधे यूज़ कर रहे हैं और वापस वो कैसे मिट्टी में आ जा रही है, ये चीज़ें आपको समझी होंगी, मतलब समझ में आई होंगी, है ना। तो मैंने देखो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया है कि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं एक बार फिर से आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं एक बार कि किस तरह से हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी डाउट आपके मन में रहे इस टॉपिक से रिलेटेड। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। तो क्या है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या करेगी, वो पौधों द्वारा अवशोषण करेगी। पौधों में अवशोषण होएगा, फिर क्या होगा, जंतु उसको खाएंगे, जंतु खाएंगे तो उसका उत्सर्जन करेंगे, उत्सर्जन करने के बाद वो वापस से कहाँ मिट्टी में चली जाएगी। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन होंगे वो क्या करेंगे, उसको दोबारा से जो हवा में मौजूद जीवाणु होंगे उसको गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर देंगे। जब गैसीय अवस्था में परिवर्तित करेंगे तो वो कहाँ जा कर के मिलेगी, वायुमंडल में जाकर मिल जाएगी। अब उसके भी हमारे दो केस होंगे। पहला केस होगा कि जो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन गैस होगी उसको जो नीले हरे शैवाल होंगे उसका स्थिरीकरण कर देंगे। जब स्थिरीकरण करेंगे तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनेंगे और वो पदार्थ दोबारा से कहाँ चले जाएंगे, मिट्टी में, और उनका वापस से पौधों दोबारा अवशोषण कर लिया जाएगा। दूसरा केस है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, कि जो तड़ित द्वारा यानी कि जो बिजली की चमक द्वारा जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा वो डायरेक्टली क्या है उसका स्थिरीकरण करके उस नाइट्रोजन को जो है मिट्टी में मिला देगी और पौधे अगेन उसका क्या है यूज़ कर लेंगे। इस तरह से क्या है नाइट्रोजन का ये चक्र चलता रहता है। तो इसी के साथ ही क्या है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होपफुली चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और बोरिंग चैप्टर है, मैं समझ सकती हूँ। थोड़े से नाम अलग हैं, डिफरेंट हैं, ये जीव वो जीव, जीवाणु, तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, ये बीमारी वो बीमारी। बट लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सीटेट का ये फेवरेट चैप्टर मैं कह सकती हूँ। एक दो क्वेश्चन, दो तीन भी नहीं तो कम से कम दो क्वेश्चन तो आप यहाँ से देखने के लिए आपको मिल ही सकते हैं कि जीव कौन से होते हैं, स्पाइरल जो जीवाणु होते हैं कौन से आकृति के हो सकते हैं। दूसरा कि कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, और वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है आपको देखने के लिए। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से परिरक्षक के रूप में मिल सकता है, और कौन से जीव जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी शरीर के लिए अच्छे होते हैं, और साइंटिस्ट के नाम हमने इसमें कई सारे देखे हैं कि उन्होंने किस किस चीज़ की खोजी, किस किस चीज़ का पता लगाया। तो ये सारी चीज़ें तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट आप ये सोच के पढ़िएगा कि नहीं एग्ज़ाम में आना है तो हमें करना ही है। और चीज़ें आपको याद नहीं हो तो आप अपने सामने एक छोटा सा ऐसे बोर्ड मतलब पेपर पे लिख करके चीज़ों को याद कर लीजिएगा। तो वो उससे क्या है आप डेली उनको पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप मतलब उनको फिर वो चीज़ें क्या है आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। इसके बाद हम क्या आएंगे चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिका एवं बहुकोशिक होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं।
विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे मृत पौधों एवं जंतु अपशिष्ट का अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों को जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। इसके बाद है हमारी एक्सरसाइज। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नीले हरे शैवाल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट द्वारा सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। हैजा मक्खी द्वारा होता है। और बहुविकल्प हमारे ईस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? अल्कोहल में। प्रतिजैविक क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनोफ्लीज मच्छर। इसके बाद है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। ब्रेड और इडली फूल जाती है ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम कहलाता है किण्वन। इसके बाद मैचिंग है और ये आपके इम्पोर्टेंट है। सीटेट एसिटिस उठा करके यहाँ से क्वेश्चन दे देता है और यूपी टेट में भी सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीवाणु किससे होगा? हैजा कारक का रोग है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिलस दही का जमना। ईस्ट ब्रेड की बेकिंग। प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक होता है। विषाणु एड्स का जो कारक होता है वो कौन है? विषाणु होता है। इसके बाद सूक्ष्मजीव के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? जीवाणु हैं, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल हैं। जो जीवाणु होते हैं वो छड़नुमा और स्पायरल होते हैं। कवक हैं आपके पेनिसिलियम और एस्परजिलस। प्रोटोजोआ होते हैं आपके पैरामीशियम और अमीबा। शैवाल होते हैं आपके स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव के वर्ग हैं। तो इसी के साथ क्या हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और हमारी वीडियो भी पूरी 1 घंटे की हो चुकी है। अगर आप इसको 2x की स्पीड पर देखते हैं तो आधे घंटे की लगभग ये वीडियो आपकी रहेगी। और चीज़ अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा से देखिएगा। और इसके बाद हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 8 की हम 3rd चैप्टर को करेंगे। और अगर आप सीरियस हैं तो देखिए प्लीज़, आप सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, आप ये छोड़ दीजिए कब फॉर्म फिलिंग होंगे, कब क्या होगा, वो सब कुछ होता रहेगा। बट आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम हो तो वो डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा। और वो डेडिकेशन के लिए क्या है? आपको डेली पढ़ना होगा। चाहे आप कम पढ़े पर पढ़े ज़रूर, ऐसा नहीं है। हाँ, जब फॉर्म फिल हो जाए, एग्ज़ाम डेट की बात हो जाए, नोटिफिकेशन डिटेल में आ जाए तो आप थोड़ी और सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिएगा। बट लेकिन क्या है कि बेस बनाने के लिए क्या है कि अभी से आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और टॉपर्स का भी यही तरीका होता है कि उनका बेस अच्छा होता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम होते हैं उनको अच्छे से क्रैक कर पाते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, बोरिंग होगी बट लेकिन कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के पर्पज़ से अच्छे मार्क्स लेने के हिसाब से सोचिएगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं यूपी टेट और सी टेट में दोनों ही। तो उसी चीज़ को सोच के पढ़िएगा तो आपको अच्छा फील होगा। और वीडियो को ज़्यादा स्पीड पर करके देखिएगा। तो अब बहुत बातें हो चुकी हैं, चैप्टर भी काफ़ी लंबा हो चुका है, ज़्यादा वीडियो अब लंबी नहीं करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।